आपका वीडियो नहीं आ रहा है। आ रहा है, ठीक है। तो शैलेश भाई, शुरुआत मराठी में करता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग मराठी है। मी पण मराठी आहे. बरं वाटलं ऐकून, पण असं जर मराठीमध्ये तुमच्याकडून कम्युनिकेशन झालं लिखित वगैरे तर जास्त बरं वाटलं असो. तर पहिले प्रथम सगळ्यांचं मनपूर्वक आभार. आपला आरटीआय कट्टा गेले 7 वर्षे चालू होता, तो एका बागेमध्ये भरायचा, परंतु तो कट्टा कधीही कोणी थांबवू शकलं नव्हतं, किती ऊन पाऊस असला तरी. परंतु दुर्दैवाने कोरोना व्हायरसने तो कट्टा थांबवला. कट्टा थांबवला म्हणून लोकांचे प्रश्न काही थांबले नव्हते. त्यामुळे आपण लोकांना डायरेक्ट, कारण काय होतं की प्रत्येक वेळेला लोकांना समोरनं झालेलं कम्युनिकेशन, समोरासमोर झालेलं कम्युनिकेशन किंवा संवाद हा आवडतो. सुरुवातीच्या कट्ट्याला थोड्या काही तांत्रिक अडचणी आल्या, परंतु त्या अडचणी दूर करून हा आता झूमवर कट्टा आपण आजपासून, हा दुसरा कट्टा आहे, ऑनलाईन कट्टा. शैलेश गांधींनी ज्या पद्धतीने मागच्या वेळेला सांगितलं होतं त्या पद्धतीने आपण काही पत्रही माहिती आयुक्तांना पाठवली, याचं इन्व्हिटेशनही काही माहिती आयुक्त आजी माझी सगळ्यांना दिलेली आहे. आपला मूळ याच्यातला हेतू असा आहे की आपण संघर्षाशिवाय संवादाने प्रश्न सुटतात, हा आपला मूळ हेतू आहे. त्याच्यामुळे सगळ्यांशी संबंध ठेवावेत. प्रत्येकाच्या काही ना काही अडचणी असतात, त्या अडचणी संवादाने दूर होऊ शकतात किंवा त्याच्यावर मात केली जाऊ शकते. म्हणून आपण आजच्या या मीटिंगचं आयोजन केलेलं आहे. आज आपल्याकडे मी हिंदीतून अशासाठी म्हणत होतो की ठीक आहे, काही जणांचं मराठी बरं आहे, नांगिया साहेब किंवा शैलेश गांधी थोडेसे हे करत असतील. झगडे साहेब आलेले येतात आपले. झगडे साहेब हे माझी सचिव आहेत, जीएडीचे प्रधान सचिव. दिव्य ज्योती जयपेरियार म्हणून ते दिल्लीचे आलेले आहेत. त्यामुळे आपण आता थोडस जयपेरियार जी हम अभी हिंदी में बोलना शुरू. हिंदी मध्ये कोणाला काही अडचण नाहीये ना? कारण आता आपलापर्यंत आजचा कट्टा हा फक्त महाराष्ट्रातल्या मराठी लोकांपुरता मर्यादित होता, पण जसं आपण ऑनलाईन जातोय तसं हिंदी किंवा इंग्लिश या माध्यमामध्ये आपल्याला जावं लागेल. तो इसलिए इससे आगे जो महाराष्ट्र के वो बाद में जब हम सवाल जवाब शुरू होंगे वो मुझे मराठी में पूछ सकते, लेकिन कट्टा का माध्यम या तो हिंदी, इंग्लिश बहुत कम रहेगा लेकिन हिंदी रहेगा, इसलिए कि बाकी अब जो लोग ज्वाइन हो रहे हैं वो महाराष्ट्र के बाहर से भी ज्वाइन हो रहे हैं. तो इसलिए ये दिव्य ज्योति जी नमस्कार नमस्कार नमस्कार. तो ये माध्यम हिंदी रहेगा. और शुरू में मैं शैलेश जी को थोड़ा निवेदन करना चाहूंगा कि मैं पहले तो मैं विलास पाटिल जी, शैलेश जी, महेश झगड़े जी, दिव्य ज्योति जी, नांगिया जी, इन और बाकी सारे जो ज्वाइन हो रहे हैं उन सबका स्वागत करता हूं. कोमोडोर का लोकेश बात्रा जी अभी ज्वाइन हो रहे हैं, उन सबका स्वागत करता हूं. और इसीलिए हमने इस मीटिंग का माध्यम हिंदी रखा है. मीटिंग का जो लास्ट भाग रहेगा 10-15 मिनट, वो आज के लिए तो वो सवाल जवाब जो हमारे लोकल लोग हैं जिनको आरटीआई में कुछ प्रॉब्लम आता है उनको सुनने के लिए हम रखेंगे. और बाकी जो आज की मीटिंग का जो मकसद है कि सबके साथ संवाद, चाहे वो कमिश्नर हो, चाहे वो अधिकारी हो या और कोई भी हो, उनके साथ संवाद और उनको आरटीआई के लिए काम करने के लिए, मतलब वो शायद अपीलों की सुनवाई हो या और कुछ भी हो, या सेक्शन 4 के अंदर कुछ उनको बोलना हो, तो उनके बारे में उसके बारे में मैं बोलने के लिए उसके बारे में हम तय करेंगे. शुरू में हम शैलेश गांधी जी, क्योंकि उन्होंने एक विषय पिछले बार रखा था कि लोगों के साथ संवाद, तो उनसे अनुरोध करूंगा कि वो पहले बात करेंगे, उसके बाद झगड़े जी से बात करेंगे, बाद पाटिल साहब से बात करेंगे और लोकेश जी भी बात करेंगे, और उसके बाद हम आपस में डिस्कशन करेंगे. शैलेश जी, जैसे तय हुआ था पहले जो लास्ट मीटिंग में से, वो किन लोगों ने पत्र या ईमेल नहीं भेजा है कमिश्नर्स को, उनको पेनल्टी लगाएंगे. नहीं शैलेश जी, प्रॉब्लम ये है कि इस मीटिंग में जो उपस्थित है उनमें से जो पिछले मीटिंग में उपस्थित थे उन सब ने लेटर भेजा है.
बहुत अच्छी बात है। तो अब आपको मेरे का पेनल्टी का भेजा है पैसा नहीं मिलेगा। तो चलिए मेरे बहुत अच्छी पैसे बात, बचेंगे। बहुत लेकिन अच्छी आज बात। अकाउंट डिटेल जाहिर करूंगा तो जिसने नहीं भेजा है अगले हफ्ते तक नहीं भेजेंगे तो मेरे अकाउंट में कुछ जमा कर। ठीक है। अच्छा, अभी एक ईमेल तो भेजा, मैंने भेजा और भी कुछ मित्रों ने भेजा है, मुझे तो जवाब नहीं मिला है, और किसी को अगर जवाब मिला हो तो बधाई हो आप लोगों को। बट ये बहुत ही कम नसीब की बात है कि इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स जवाब तक देने का जरूरत नहीं समझते हैं जनता को। और ये कॉमन डिमांड थी, किसी एक की डिमांड नहीं थी। अगर शैलेश गांधी की अकेले की होती तो वो ना दे, मैं समझ सकता हूँ, मगर कॉमन डिमांड जब जाती है तो कुछ जवाब तो कम से कम देना चाहिए। मेरे हिसाब से सूचना के अधिकार का मेन मकसद ये है, अपार्ट फ्रॉम राइट टू इंफॉर्मेशन, कि हर आदमी को रिस्पेक्ट दिया जाए, हर भारतीय नागरिक को रिस्पेक्ट दिया जाए। अगर ये भी कमिश्नर्स नहीं कर सकते हैं तो मुझे सचमुच बड़ा दुख होता है कि वो इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स की पोजीशन ठीक से संभाल रहे हैं कि नहीं। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये ऑनलाइन शुरू हो जाए हियरिंग्स तो कुछ तो लोड कम होगा, नहीं तो ये तो पूरा खत्म हो जाएगा आरटीआई मेरे हिसाब से महाराष्ट्र में। बोलिए ना। तो लेकिन करना क्या, आगे करना क्या है? आप लोग को सजेस्ट कीजिए क्या करना चाहिए। तो इसके बाद हम और कुछ लोगों की बातें सुनेंगे और उसके बाद डिसाइड करेंगे कि हमें आगे करना क्या है। तो मैं पहला मौका पहले कहूंगा कि झगड़े साहब बोले या विलास पाटिल साहब बोले। मैं विलास पाटिल जी से पहले पूछूंगा, क्योंकि ये जवाब क्यों नहीं देते? पाटील साहेब, काय अडचण येते? आम्ही सामान्य माणसं सगळ्यांना प्रश्न विचारत असतो, पण नॉर्मली लोक उत्तर देत नाहीत. काय अडचण असावी याच्यामध्ये? अडचण आता तशी मला काही सांगता येणार नाही, कारण मी माझा जो कालावधी होता त्या कालावधीमध्ये मी प्रत्येकाला भेटत होतो. अगदी कुठलाही थोडं पाटिल साहब हिंदीत बोला तर बरं पडेल. आप हिंदी में बोलेंगे क्योंकि बाकी भी हिंदुस्तान से भी कुछ लोग यहाँ। मैं बताता हूँ। अभी तो वो जवाब क्यों नहीं देते ये मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि मेरे काल में, जब मेरा काल था वो 2011 में ही खत्म हो गया है, तो उस टाइम में तो हर एक को मिलता था, कोई छोटा बड़ा कोई भी एप्लीकेंट हो एपेलेंट हो उससे बात करता था, उसको समाधान करता था, कोई उसमें कोई प्रॉब्लम मुझे भी नहीं आता था और उनका भी समाधान हो जाता था। लेकिन अभी क्यों नहीं देते ये तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि अभी 8 साल हो गए, मेरा कोई संपर्क वहाँ ऑफिस से भी नहीं है, और वो मुझे ये मैं बता नहीं सकता कि वो क्यों जवाब नहीं देते। दास जी, आप भी ऐसा ईमेल भेजेंगे क्या चीफ कमिश्नर को हमारे जैसा, कि ऑनलाइन शुरू करें हियरिंग्स को? आई विल ट्राई। तो विलास प्लीज आप भी भेजिए और पब्लिक कीजिए उसको। अगर हम सब वाले करते हैं, इसमें पब्लिक होना चाहिए। तो शैलेश जी जैसे कमिश्नर के बाद एक्टिविस्ट बन गए, इसीलिए वो आपको इनवाइट कर रहे एक्टिविस्ट बनने के लिए। मैं भी आपको न्योता दूं कि आप हमारे साथ शामिल हो जाए, कि ताकि आगे इंफॉर्मेशन कमीशन ठीक से हमें ये कर सके, हमारे साथ ठीक से संवाद कर सके। अभी नॉर्मली ये जो ऑफिसर्स है वो जवाब क्यों नहीं देते, उनकी दिक्कत क्या होती है, उनको लोगों से संवाद करने में क्या क्या डिफिकल्टी आती है? मैं अभी महेश झगड़े जी से बात कहूंगा। पहले तो सबको एक मैं ये करता हूँ, बात बता देता हूँ कि हमें आज झगड़े साहब को पहले मुबारकबाद देनी चाहिए। आज उनका बर्थडे, उसके बावजूद वो इस मीटिंग में शामिल हो गए, तो झगड़े साहब को मैं सबकी तरफ से बधाई देता हूँ। उनको बहुत सारी उम्र मिले और जैसे फिट वो है वैसे सारा हिंदुस्तान, सारा महाराष्ट्र रहे, और उसके लिए वो देते रहेंगे बार बार। अच्छा, तो झगड़े साहब, हम प्लीज हमें बताइए कि प्रशासन या कमिश्नर्स लोगों के सवालों का ठीक से जवाब क्यों नहीं देते, क्यों जवाब ही क्यों नहीं देते? इसमें ऐसा है कि ये जो प्रशासन की लेगेसी बनी है इस देश में कि चलो हमें कोई पूछने वाला नहीं है, ये एक संस्कृति बनी है, एक कल्चर बना है। और ये जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स आते हैं उनमें से बहुतांश कमिश्नर्स ये कल्चर के विक्टिम्स होते हैं। उसमें से कोई अपवाद होते हैं, जैसे विलास जी जैसे लोग हैं कि जो उतने सेंसिटिव होते कि जवाब देना है,
इनफैक्ट इसमें सेंसिटिविटी का ये विषय है कि जैसे ही कोई उसका उनके गवर्नमेंट के भी वैसे सर्कुलर्स है, गवर्नमेंट के जीआरस है कि हर एक जो कुछ सामान्य नागरिक हो या किसी से भी अगर कुछ लेटर्स आते हैं, कम्युनिकेशन आता है तो उसको जवाब तो जरूर देना चाहिए और विद इन सम टाइम फ्रेम वो देना चाहिए, लेकिन वो होता नहीं है। वो इसलिए वो नहीं होता है कि अगर वो किसी ने नहीं किया तो उनके खिलाफ कुछ होता नहीं है, तो एक कल्चर बना हुआ है। मुझे लगता है कि ये कल्चर जो है वो कल्चर चेंज करने की जरूरत है। और समझो कि अभी ये तो बहुत बड़ा, आपने बहुत बड़ा सवाल उठाया है कि अभी इसमें तो लाखों के तादाद में ऐसे एप्लीकेशंस आते हैं सब जगह और उसका मॉनिटरिंग भी नहीं होता है। तो सिर्फ वो क्या होता है कि कुछ बाबू के पास ऐसे होता है कि कितने कम्युनिकेशन आए और किसने डिस्पोज ऑफ किए, और उसमें वो डिस्पोज ऑफ करने में क्या होता है कि डेली 5 करना है या 7 करना है या 10 करना है, तो ये तो दिस प्रोपोर्शनल हो जाता है। मुझे लगता है कि एटलीस्ट कमिश्नर जो होते हैं, जो सूचना के आयुक्त होते हैं, उन्होंने तो कम से कम, क्योंकि उनका तो एक मेन प्रोफेशन है कि पब्लिक के लिए जो भी कुछ उनका इन्फॉर्मेशन देना है, तो कम से कम उन्होंने तो एक कल्चर शुरू करना चाहिए कि ये कल्चर ऐसा होना चाहिए कि हर एक कम्युनिकेशन को सेम डे जाना चाहिए। इनफैक्ट ये तो मेरा ये है कि 2 दिन के बाद देना है या 10 दिन के बाद देना तो है, तो सेम डे का कुछ तो एक कल्चर, एक नया कुछ तो अध्याय है, ये इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स ने चीफ कमिश्नर से लेके सभी कमिश्नर देना चाहिए। लेकिन मेरा और ये सूचना के अधिकार के बारे में अलग एक विचार है, ये होने के बाद अगर टाइम मिला तो वो भी मैं रखूंगा। वो थोड़ा सा सूचना के आयुक्त के थोड़ा सा अलग है, तो मैं आपसे बाद में उसके बारे में नहीं, झगड़े साहब अभी बात कर लीजिए, क्योंकि यही मौका है। बाद में जब लोग आएंगे तब उनके अलग अलग प्रॉब्लम्स रहेंगे, तो आज ही मौका है कि देखिए इसमें कानून है जो जिसको दफ्तर दिरंगाई का कानून बोलते हैं। नीचे गिरा तो उसका खुल गया वो एक तरफ से। तो कानून है, उस हिसाब से 10 दिन में ईमेल का या उनके सवाल का जवाब देना जरूरी होता है। उसमें सिर्फ जो एक्टिव है, समझो मुझे तो जवाब मिल जाता है, आगे उसका क्या होता है वो पता नहीं, लेकिन ये होता है। तो ऐसा जो ये लोग करते हैं, खासकर प्रशासकीय अधिकारी, वो क्यों करते हैं? क्योंकि ये तो सिर्फ पोस्टमैन जैसा काम हो गया फिर, कि सिर्फ विजय कुमार का लेटर आ गया, वहां देख दो कि इसके पास भेज दिया है। नहीं, मैं आप जो बता रहे हैं वो उससे थोड़ा सा मेरा कहना थोड़ा सा अलग है, इसलिए मैं बोला कि मैं बाद में बोला, लेकिन मैं अभी बता ही देता हूँ। 34 इयर्स में प्रशासन में था और लास्ट पोस्टिंग मेरी जो थी वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी, और जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी के वो सब्जेक्ट था, आरटीआई था, बाकी जो सब्जेक्ट थे। तो मेरा कहना इतना है कि ये इतना वाटर टाइट कंपार्टमेंट कर दिया है कि अगर सूचना के जो इंफॉर्मेशन के जो पूरी जो ये है वो सिस्टम है, वो सिर्फ चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स और माहिती अधिकारी जो होते हैं उन्होंने देना है, सूचना अधिकारी होते हैं उन्होंने देना है। एक वाटर टाइट कंपार्टमेंट किया है। चूंकि ये जब कानून बना था, ये कानून कुछ अलग चीजों के लिए बना था कि एक कल्चर बन जाए डिपार्टमेंट में कि सूचना जो इंफॉर्मेशन है लोगों को फ्रीली मिले और एक कल्चर बन जाए, और बाद में वो अधिकार की जो कानून की जरूरत ना हो। अभी ऐसा है कि जो सचिव बैठे हुए होते हैं मंत्रालय में, उन्होंने उनके डिपार्टमेंट का ब्यौरा लेना चाहिए मंथली कि कितने इंफॉर्मेशन के उसमें एप्लीकेशन आए हैं, उनमें से कितने में इंफॉर्मेशन दी है और किसमें से अपील्स जनरेट हुए हैं। मुझे लगता है कि अगर वो सचिव ने देखना शुरू कर दिया कुछ डिपार्टमेंट में क्यों अपील्स तैयार होते हैं, क्यों इंफॉर्मेशन दी जाती है, अगर मुझे लगता है कि ये अगर इसमें इसी तरह के अगर फील्ड में अगर कल्चर शुरू हो गया, तो फिर मुझे लगता है कि वो जो सूचना के कमिश्नर्स है, चीफ कमिश्नर है, उनका वर्कलोड कम होगा और एक्टिविस्ट और सामान्य नागरिक है उनको लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो प्रशासन की व्यवस्था है, जो सचिव है या हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट, इसके बारे में कुछ भी उसका रिव्यू नहीं लेते कि उनके डिपार्टमेंट में क्यों ये सूचना के एप्लीकेशन बढ़े जा रहे हैं और क्यों अपील्स तैयार हो रहे हैं। मुझे लगता है कभी ना कभी तो इसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, और जो इंफॉर्मेशन वो फ्रीली मिलनी चाहिए। वो सचिव का वो जो एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट आता है उसमें भी ये होना चाहिए
कि उसके डिपार्टमेंट में अपील्स की संख्या या एप्लीकेशन की संख्या वो साल में कम हुई है क्या नहीं है पिछले साल से, और अपील की संख्या भी कम हुई है क्या नहीं हुई है, और हर साल एक कम और करने का उनको टारगेट देना चाहिए। मुझे लगता है नहीं तो फिर ये ऐसे ही बढ़ते जाएगा, फिर लोग सूचना आयुक्तों को ये करेंगे, उनको एक्सेस करेंगे, लेकिन ये कभी कम होने वाला नहीं है। तो कभी ना कभी तो ये प्रशासकीय व्यवस्था है, इसको भी इसमें कहीं ना कहीं तो उनका एक्सेसिबिलिटी बढ़ाना चाहिए। ठीक है, अभी तो हमारे पास बहुत सारे हिंदुस्तान से लोग आ गए और एक हिंदुस्तान के एक्टिविस्ट है जिनको दबंग एक्टिविस्ट भी कहा जा सकता है, वो आज हमारे साथ है। तो प्रशासन के साथ किसी ना किसी के इससे आवाज आ रही है, मैंने सबको अनम्यूट कर दिया है। तो प्रशासन के साथ हमेशा तालमेल रखने में जो कोशिश करते हैं हिंदुस्तान के लेवल पर, जैसे कमोडोर लोकेश बात्रा जी हमारे साथ है, तो हमने तो महाराष्ट्र की बात कर दी, लेकिन हिंदुस्तान में जब सेंट्रल के साथ जो वो डील करते या कमिश्नर के साथ डील करते तो उनको कैसा एक्सपीरियंस आता है? कमोडोर बात्रा जी जी प्लीज। जी, ऐसा है कि अभी आप अपने व्हाट्सएप पे देखिए, मैंने अभी आपको एक मीडिया स्टोरी भेजी है, आपको भी फ्यू ऑफ यू वर आई हैव योर व्हाट्सएप नंबर। हमने प्रेशर डाला था CIC पे, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन पे, कि एक मीटिंग करिएगा स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के साथ। उन्होंने एक ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस की थी और उसके बाद हमने मीडिया में भी उसको निकाला था कि प्रेशर दिया जा रहा है स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स को कि प्लीज आप ऑनलाइन शुरू करिए। कुछ लोगों ने उनमें से कहा, ढीलापन तो था ही, कि देखिए नेटवर्क अच्छा नहीं होता गांव में, फील्ड में। तो यहाँ के जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने उनको समझाया था कि हम तो इवन आपको स्मार्टफोन भी नहीं चाहिए, अगर पुराने जमाने का ऑर्डिनरी फोन है हम उस पर भी हेयरिंग कर सकते हैं, हम व्हाट्सएप पे भी हेयरिंग कर रहे हैं। पहले जूम में शुरू की थी, पर जूम में क्योंकि सरकार ने बंदी कर दी है। आजकल वो एक NIC का एक नया आया है, they are trying to use but they are not too happy with that. So that pressure was there. Then that media report on in economics time has come. Shailesh ji, yourself, we have some of them, Divyajyoti and others must have received their WhatsApp right now. While discussion was going on, I was forwarding. So we are putting the pressure from even center for the states, not only for this, even for their appointment. You know, our PILs are not only talking of appointment in Central Information Commission, we are also talking of appointment in State Information Commission. So this is what, but pressure has to be kept by the state activists. That is very important. And now just we heard about some email, because I was not in the previous session, so I don't know exactly what was that email or letters were to be written. But why don't you immediately file RTI in the commission itself? If we had written this letter with a proof or whatever it was sent, we have not received any response. Please send what happened to the, I mean, that simple RTI, one line RTI. This is done, this copy and close. So what happens, even if they have not received or not bothered to receive the document, now since it's going to be attached with your RTI, they are bound to see it and they're bound to react. They can maximum say, we have not seen, but we have seen it along your way. So, but action will move. We shouldn't be waiting on these things. That's my humble suggestion. Thank you. थैंक यू। अभी हम और दो लोगों से बात करेंगे 1-2 मिनट में, और उसके बाद हम एक्शन कैसे लिया जाए, आगे क्या करना है उस पर जाएंगे। दिव्य ज्योति जी हमारे साथ है, उनकी वीडियो तो नहीं सुनाई दे रही है, लेकिन दिव्य ज्योति जी शायद हमारा आवाज आपके पास पहुंच रहा है। हेलो दिव्य ज्योति जी, हमारा आवाज पहुंच रहा है? हाँ हेलो। हाँ, तो आपने हमारी बात सुन ली। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप शायद ज्यादा बिजी रहते इसलिए आपने पहले वीडियो चालू नहीं किया, तो ठीक है। लेकिन अभी जो हमारा डिस्कशन है कि कैसे उनके साथ संवाद किया जाए, उसके बारे में आप कुछ कह दीजिए। उसके बाद हम वेलनकर जी की बात सुनेंगे, उसके बाद हम इस पर आगे कैसे जाना है, करना क्या है इस पर। विजय जी, अभी मेरे साथ जो एक इशू है, मैं अभी एक गवर्नमेंट ऑफिस भी होल्ड कर रहा हूँ। मैं अभी कंज्यूमर कोर्ट में एक जज हूँ। और अरे बाप रे, थैंक यू, हमें पता नहीं था।
एज अ जज ऑल्सो आई एम ऑल्सो PIO इन द ऑफिस। और तो मुझे अभी कई बार कुछ एक चीजें ऐसी भी, मतलब ऐसा भी लगता है कि अब एज ए PIO भी जब मैं देख रहा हूँ तो मैंने दोनों पहलू भी अभी देखा। मैंने पहले भी एज RTI एक्टिविस्ट देखा था, अब एज ए PIO भी देखा है। कुछ एक आध चीज जो एज PIO मुझे समझ में आता है, जो कि हम लोग प्रॉब्लम फेस करते हैं कि एक स्टाफ बहुत ही कम है हमारे डिपार्टमेंट में, हमारे सब जगह पर। और उस स्टाफ को लेकर हम लोगों को किस तरह से मैनेज करना है, माइक्रो मैनेज करना है, कोर्ट की हियरिंग भी और RTI के एप्लीकेशंस के जवाब देने भी, वो सब में थोड़ा सा इशू एक होता है। दूसरी बात एक ये है कि जो ईमेल्स वगैरह जो आप बोल रहे हैं कि वो लोग जवाब नहीं दे पा रहे हैं, ज्यादातर चांसेस है कि ये सारे ईमेल्स इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स को मिल ही नहीं रहे होंगे। वो सिर्फ ऑफिस के लेवल पर, लोअर लेवल के स्टाफ के पास ही होंगे और वो लोग ही डील कर रहे होंगे। ज्यादातर इंफॉर्मेशन कमिश्नर, शैलेश जी की बात मैं नहीं कर रहा, लेकिन ज्यादातर इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो अभी हैं वो लोग अपने ऑफिशियल ईमेल आईडीज चेक नहीं करते हैं और वो लोग अपने सिर्फ जूनियर लेवल के स्टाफ पर ही रिलाई करते हैं। सो एक कल्चर ये डेवलप भी होना चाहिए कि जो अगर आपने ईमेल किसी को भेजा है तो वो ऑफिसर कंसर्न उस ईमेल को खुद से चेक करे और तभी ये कुछ हो पाएगा। अदरवाइज अगर वो लोअर लेवल के स्टाफ के पास रहेगा और वो अगर ईमेल चेक करते रहेंगे तब तो कभी भी ईमेल का जवाब नहीं आएगा। ठीक है, तो इस पर शैलेश जी हम बात करेंगे। इसके बाद सिर्फ वेलनकर जी से 1-2 मिनट बात करेंगे, उसके बाद हम सही इस पर आएंगे। और जो इन्होंने स्टाफ की बात की उसके बारे में पहले, ठीक है कॉमोडर जी 1 मिनट में वेलनकर जी कहाँ गए, मुझे दिखाई नहीं दे रहे। हेलो वेलनकर जी कुठे? विवेक वेलनकर जी, हेलो हेलो हेलो। वेलनकर जी शायद वीडियो शुरू करके कहीं चले गए। तो हम पहले तो कॉमोडर बात्रा से बात कर ले, उसके बाद शैलेश जी, और फिर झगड़े जी से जानना चाहेंगे कि एक्चुअली ऐसे होता क्यों है। बात्रा जी, हेलो। जब मैंने आपसे बात किया था मुझे नहीं पता मेरी आवाज जा रही थी, क्योंकि मैंने बाद में देखा मेरा माइक म्यूट था। सबका आपने कंट्रोल किया होगा। सारे एक साथ बात करना शुरू कर देते। पिछली बार का अनुभव ध्यान में रखते हुए हमने ये म्यूट करके रखा है। आपकी बात होने के बाद वो म्यूट कर दे। तो प्लीज आप अभी बात कर लीजिए, उसके बाद हम शैलेश जी से जाएंगे और फिर झगड़े जी से इस पर। नहीं, मैंने वही आपसे पूछना था कि मेरी आवाज पहुंची थी सब तक, क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया था कि मैंने अनम्यूट किया है। नहीं, हमने आपने कंट्रोल कर लिया था। थैंक यू सो मच, नथिंग मच टू ऐड। ओके, थैंक यू। शैलेश जी कहाँ गए? शैलेश जी प्लीज बताइए। शैलेश जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपने अनम्यूट, हाँ कर दिया। हमारी बोलती बंद कर आप सकते हैं। अच्छा, दिव्य ज्योति, पहले तो मैं एक्नॉलेज करना चाहूंगा, दिव्य ज्योति जब मैं कमिश्नर बन के गया दिल्ली, पहले 1 महीने मेरे साथ उन्होंने जबरदस्त काम किया और जो फॉर्मेट्स वगैरह मैं बना पाया उसमें ज्यादा हाथ दिव्य ज्योति का था। वो फॉर्मेट्स दिव्य ज्योति ने ही बनाए थे। तो मुझे लग रहा है कि दिव्य ज्योति को कंफ्यूजन क्यों हो रहा है कि स्टाफ के RTI को अलग से ट्रीट करना चाहिए। RTI है बेसिक। देखिए दिव्य ज्योति कुछ हद तक RTI के बात पे मैं आपके साथ चला हूं। इंफॉर्मेशन पूरी ट्रांसपेरेंटली सबको दिखाई देनी चाहिए, मैं तो समझता हूं। बट ये मैंने देखा है जैसे लोग सरकार में जाते हैं रवैया थोड़ा बदल जाता है। सबको ये लगता है कि पारदर्शिता दूसरे के लिए अच्छी है। और मैं RTI एक्टिविस्ट का भी ये देखता हूँ कि जब उनके बारे में बोलते हैं RTI एप्लीकेशन कोई मांगता है तो कहते हैं हमारी एप्लीकेशन नहीं देने का, क्यों, वो मेरा प्राइवेट मैटर है। तो इस मेंटल गेटअप से हमें कहीं चेंज होना चाहिए कि सरकार जनता की है। अगर हम ये एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हमें इसमें प्रॉब्लम मेरे हिसाब से नहीं होगी। दूसरा एक सुझाव दे रहा हूं, झगड़े साहब आज हमारे साथ हैं। दफ्तरी दिरंगाई का कानून महाराष्ट्र में हम कैसे कारगर कर सकते हैं, उसकी अगर महेश झगड़े साहब लीड ले लें तो मेरे ख्याल से हम काफी अचीव कर सकते हैं। हम लोग जैसे बोलते रहते हैं और अभी मुझे कोई पूर्वी कमिश्नर नहीं कहता है, सब लोग RTI एक्टिविस्ट ही कहते हैं, तो मेरा दर्जा डाउन हो गया है। बट महेश झगड़े साहब अगर इसकी लीड ले तो मेरे ख्याल से हम काफी कुछ अचीव कर सकते हैं। झगड़े साहब कुठे? झगड़े साहब कहाँ हैं? झगड़े साहब,
आई एम देयर। हाँ झगड़े साहब, उनसे पहले एक सेंटेंस बात करना चाहता हूँ आपको। जिम्मेदारी तो आप पर अभी ज्यादा आ जाएगी, और एक इसी वजह से मेरे दिमाग में एक बात आ गई कि आज सिर्फ ऐसा ना हो कि हम सिर्फ बातें करके आज का वीडियो बंद कर ले या वे बार बार ये वीडियो देखते रहे। तो झगड़े साहब है, लोकेश जी है, शैलेश जी है, विलास पाटिल जी है, और दिव्य ज्योति तो हमारे साथ अभी नहीं आ पाएंगे, लेकिन ऐसे कुछ लोगों की एक कमिटी बनाई जाए। मैं अभी काम सौंप रहा हूँ कि जो गवर्नमेंट के साथ संवाद करे, और जो हम जैसे छोटे छोटे एक्टिविस्ट को जो प्रॉब्लम आता है उसके लिए गवर्नमेंट कैसे आगे कर सकते हैं, उसके लिए हमें भी मार्गदर्शन करें, वो जैसा कहेंगे हम भी करेंगे। लेकिन उसमें करना क्या है, प्लीज झगड़े साहब आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से हमें बताइए कि क्या करना पड़ेगा आगे। जैसा कि शैलेश जी ने बताया कि जो दफ्तर दिरंगाई और ये जो है डिलेज इन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज इन गवर्नमेंट ऑफिसेस, ये एक दिस इज अ डिजीज। ये सब एक ये है एक जैसे अभी कोविड की महामारी है, वैसे महामारी ये पूरे 70 साल में ऐसी चल रही है। तो इसके ऊपर कुछ अभी कोई कर नहीं पा रहा है। तो इसमें लिए मैंने एक ऐसा किया था, और वो मेरा एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ, और वो एक्सपीरियंस का थोड़ा मेरे लास्ट पोस्ट में फायदा लेने के लिए मैंने एक प्रपोजल गवर्नमेंट को दिया था कि सब कानून है, कानून तो बहुत अच्छे बने हैं, पार्लियामेंट में अच्छे बनाया है, असेंबली में अच्छे बनाया है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। जैसे कि डिलेज इन परफॉर्मेंस ऑफ गवर्नमेंटल ड्यूटीज शैलेश जी ने जिसकी बात की है, तो ऐसे बहुत सारे कानून है जिनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। तो उसके लिए मैंने एक सिंपल सुझाव दिया था कि एक इम्प्लीमेंटेशन अथॉरिटी ऑफ महाराष्ट्र जो डायरेक्टली सीएम को ये करे, रिपोर्ट करे, और उसमें ऐसे सोशल एक्टिविस्ट जो है, सीनियर सोशल एक्टिविस्ट है, वो उसमें रहे, और वो सीएम साहब को बताया कि साहब ये कानून है, और आपके ये डिपार्टमेंट्स, आपके ये सचिव, आपके ये चीफ सेक्रेटरी इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहे, और उसके इम्प्लीमेंटेशन में कोई खामियां हैं। मुझे लगता है अगर हो गया तो एक सिविल सोसाइटी या कुछ तो ऐसा एक ईयर्स एंड आईज ऑफ चीफ मिनिस्टर बन के उनको बताएंगे कि इसमें ये आपने बहुत कानून तो बनाया है, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। तो मैं समझ सकता हूँ अगर कलेक्टिवली हम सब ऐसा कुछ करें तो थोड़ा बहुत तो कुछ तो मुझसे उसमें फर्क और ये इम्प्रूवमेंट आने के संभावना ज्यादा है। झगड़े साहब आप लीड लेंगे क्या? मैं तो देखो, मैं अंदर से भी लीड लेता था। मैंने जितना मेरे इसमें था मेरे कंट्रोल में वो तो किया हूँ, और बाहर से ही मुझे तो लीड लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि इकट्ठा कोई लीड लेने की जरूरत, सब इकट्ठा के करे तो वो कोई ये नहीं। मैं तो आई एम रेडी फॉर एनीथिंग। जो कोई मैं आपकी असिस्टेंस बनने को तैयार हूँ। नहीं, ऐसे नहीं है। वो ऐसा है कि वो सब चीजें ऐसे है कि सिस्टम इम्प्रूवमेंट की बहुत जरूरत है, और बहुत स्लाइड डाउन हुआ है। तो आप जैसा बता रहे कि ये बहुत जरूरी है, वो कौन लीड करे कौन नहीं करे, तो मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ सब चीजें। लेकिन आपने बहुत अच्छा किया है, मुद्दा उठाया है, और मुझे लगता है कि कुंभार साहब और आप सब बैठ के इसके कुछ तो फॉर्मुलाइज करिए। और ये जो बेसिक है, ये तो प्रोसेसेस के इम्प्लीमेंटेशन बहुत बेसिक मुद्दा उठाया आपने। ये कानून का अधिकार रहेगा या बाकी सभी रहेंगे, सॉरी सूचना अधिकार रहेगा, बाकी सब ऐसे रहेंगे, तो सबका जो फाउंडेशन है वो प्रोसेसेस इम्प्रूवमेंट का है, और उसके मुझे लगता है कि आपने उसमें काम करना, हम सब ने काम करना चाहिए। तो शैलेश जी, विलास पाटिल जी, झगड़े जी और बात्रा जी कहाँ गए? बात्रा जी कहाँ गए अभी? लोकेश बात्रा जी शायद ये महाराष्ट्र का कानून है। लोकेश बात्रा जी शायद ये दफ्तरी दिरंगाई के लिए नहीं, सिर्फ दफ्तर दिरंगाई की एक बात हो गई, लेकिन ये सारा सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं चल रहा है, ये चल रहा है सारे हिंदुस्तान में। तो सिर्फ अभी देखो, आरटीआई कट्टा जब तक एक गार्डन में होता था तब तक हम लोकल सोचते थे। अभी हम थोड़े सारे हिंदुस्तान के भी बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये प्रॉब्लम है। तो शैलेश जी एक बात बता देता हूँ, मैं किसी गर्व से या इसके हैसियत से नहीं बात कर रहा हूँ, लेकिन आरटीआई एक्टिविज्म बहुत कम स्टेट्स में, जिसे एक्टिविज्म कहता है, उसके लेवल पर है। तो हमें सिर्फ अपने स्टेट के ऊपर रुकना मुझे अच्छा नहीं लगता। तो दिव्य ज्योति तो अब हमारे पास तो साथ नहीं आ पाएंगे, लेकिन आप 4-5 लोग जो है
वो अगर कुछ करते, हम ऐसा कुछ करेंगे कि जो महाराष्ट्र में होगा वो सारे हिंदुस्तान में रिप्लिकेट करना पड़ेगा। इसलिए हमें लोकेश जी का एक्सपीरियंस तो बहुत बड़ा है, तो उनको भी साथ में लेंगे और आप 4 लोग हमें बता दीजिए कि क्या करना है, वो हम करते रहेंगे। तो अभी फाइनल जो क्या हमें अगले 1 महीने में करना है, शैलेश जी अभी आपकी जिम्मेदारी, हमें अभी बता दीजिए कि 1 महीने में ये करना है। शैलेश जी और झगड़े जी, शैलेश जी बताइए अभी। एक महीने में हमें देखिए, अगर ये करना है तो हमें टारगेट फिक्स करना पड़ेगा कि इस महीने में ये करना है। जैसे हमने पिछले मीटिंग में किया था कि ये लेटर भेजना है, नहीं भेजा तो ये पेनल्टी। तो हम कम से कम अपने में डिसाइड कर ले कि हमें करना क्या है, 1 महीने में हमारा क्या स्टेप होगा, बताइए। मेरा तो सुझाव ये है, 2 मुद्दे अगर हम ले लें, मगर मेरे पास जवाब नहीं है कि कैसे करें। कमिश्नर्स को अगर हम महाराष्ट्र कमिश्नर और दूसरे कमिश्नर्स को परस्यू कर सके कि उन्हें हियरिंग शुरू करनी चाहिए जूम या व्हाट्सएप या जो भी मेजर से, या एनआईसी की कोई भी सिस्टम से, वो आई थिंक प्रायोरिटी होनी चाहिए आरटीआई के हिसाब से। और दफ्तरी निरंगाई का कानून मैं आज 5 साल से परस्यू कर रहा हूँ। झगड़े साहब को मिला था जब वो सेक्रेटरी थे, मगर अब तक कुछ कर नहीं पाया हूँ, इफेक्टिव कुछ नहीं हो पाया है। तो मैं दूसरों का भी सुझाव, दूसरों की सजेशन चाहता हूँ। शैलेश जी पहले तो हम विलास पाटिल जी से बात करेंगे कि ये क्यों नहीं होता है भाई, कमिश्नर्स को सुनने में दिक्कत क्या थे। मुझे पता है आप पहले थे, अभी नहीं है, लेकिन सुनने में दिक्कत क्या है, क्या प्रॉब्लम क्या थे। वैसे तो सारा जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हियरिंग होना था उसके लिए तो पैसे छूट चुके, बाकी सारी सिस्टम वहां लगा दिए, तो फिर प्रॉब्लम क्या है, और अगर प्रॉब्लम है भी तो इसमें क्या करना चाहिए हमें। अभी वहां पे जो कमिश्नर जा रहे हैं, वो जो जाते हैं उनका क्या कल्चर होता है, ये भी झगड़े साहब ने बताया है। तो अभी ये तो हम नहीं बता सकते कि वो क्यों नहीं सुनने चाहते हैं और वो क्यों किसी को बात नहीं करते हैं और किसी का क्यों सुनता नहीं है, ये तो हम नहीं बता सकते, क्योंकि वो तो उनको पर्सनली उनके साथ मीटिंग करना पड़ेगा। पर्सनली मीटिंग करने के बाद उनकी क्या डिफिकल्टी है वो सुननी पड़ेगी और उसके बाद में इसका सॉल्यूशन निकलेगा। हाँ, तो वो शैलेश जी डिसाइड करेंगे कि कब मिलना है। लेकिन शैलेश जी, आप जो ये दफ्तर दिरांगे कानून की बात कर रहे हैं, तो आपने ठीक है उसका इस्तेमाल किया, मैंने जो बताया कि 10 दिन में उसके ईमेल का जवाब देना चाहिए। वो जो कानून बना है वो बहुत वीक है, अभी उसमें 2-3 सेंटेंसेस की सिर्फ बदलने की जरूरत है। अगर उसमें अमेंडमेंट हो जाता है तो फिर ये कानून बहुत ही कारगर बन सकता है। अभी उसमें कार्रवाई करेंगे, कार्रवाई करनी चाहिए, अगर नहीं की तो ऊपर वाले पर कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो हमें कानून का इस्तेमाल तो करना चाहिए, लेकिन उस पर कुछ अमेंडमेंट्स आए, इसमें भी हमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए। हाँ पाटिल जी। हाँ, मैं जब इंफॉर्मेशन कमिश्नर था, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर था, तो मैंने इस कानून में कितनी खामियां है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा था, क्योंकि इट इज नॉट अ सेल्फ कोड, इट इज नॉट अ परफेक्ट सेल्फ कोड, क्योंकि कुछ ना कुछ खामियां उसमें है। तो मैंने वो भी भेजा था वहां पे, लेकिन उसका कोई दखल लिया गया नहीं है सेंट्रल में। तो फिर पाटिल साहब प्लीज, हाँ, वो जो आपने भेजा तो हमारे साथ आप क्या शेयर करेंगे ताकि हम मेरे साथ है कि नहीं मुझे देखना पड़ेगा। अभी मेरे पास है कि नहीं मुझे देखना पड़ेगा, और हुआ तो मैं जरूर दे दूंगा। नहीं तो सिर्फ आप हमें इतना बता दीजिए कि आपने किसके पास भेजा था, हूँ वहां आरटीआई डाल लेते। अभी कभी भेजा है मैंने 2009, 2010। ठीक है, ये हम सारे गवर्नमेंट मालूम लेंगे। अभी मैंने इसी के बारे में, जब केजरीवाल साहब सीएम भी नहीं थे और पॉलिटिक्स में भी नहीं थे, उसी टाइम उनको भी मैंने 18 पेज का लेटर भेजा था, ये कैसा कैसा करना पड़ता है, क्यों करना पड़ता है और कब ही इसमें क्या करना पड़ेगा। वो लेटर मेरे पास है, लेकिन अभी यहाँ में जो मुंबई में मेरे पास नहीं है, वो गांव में मेरे पास पड़ा है। उनको भी भेजा था मैंने, 18 पेज का लेटर है मेरा, वो इसमें क्या करना चाहिए। क्योंकि पहली बात यह है कि इसमें जो हमारा महाराष्ट्र का एक्ट था 2002 का, उसमें एक राइडर थी कि इंफॉर्मेशन जो जिसको चाहता है उसने कारण देना चाहिए।
ये वहीं से जड़ शुरू हो जाती है। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, मैं नागपुर में यानी पूरे विदर्भ के लिए भी इंफॉर्मेशन कमिश्नर रहा हूँ। मैंने पूरे 11 के 11 डिस्ट्रिक्ट में मैंने सिटिंग लिया है। मैं तह तक जाता हूँ, मैं लोगों के साथ मिलता था और मुझे पता था कि ये कैसा क्यों हो रहा है। ये अभी गवर्नमेंट ऑफिस में ये एटीट्यूड क्यों डेवलप होता है कि आरटीआई की तरह कोई देखता क्यों नहीं है, इसका भी मैंने सोल्यूशन, इसका भी मैंने रीजन देखा है। मैंने नासिक में, पूरा नासिक डिस्ट्रिक्ट में सिटिंग लिया, मैंने धुलिया डिस्ट्रिक्ट में सिटिंग लिया, मैंने पूना में सिटिंग लिया, मैंने सब दूर सिटिंग लिया है। मैंने जब 11 के 11 डिस्ट्रिक्ट जो थे वहां पे सिटिंग लिया है, तो मेरा ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलना होता था, अधिकारियों से मिलना होता था। तो उसमें एक मेन काम ये होना चाहिए कि उसमें रीजन तो होना ही चाहिए, क्योंकि 40% जो एप्लीकेशन है, सुनो वो 40% जो एप्लीकेशन आते हैं वो उनको पता भी नहीं रहता है कि मैंने एप्लीकेशन क्यों किया, और उसको उसकी जरूरत होती है कि नहीं होती है मुझे भी पता नहीं है, लेकिन उसको रीजन तो होना ही चाहिए। एक बात, पहली बात ये हो गई। दूसरी बात, मैंने जितना भी कम से कम 12,000 मैंने अपील का डिसीजन दिया है, तो मेरा हर एक अपील का डिसीजन रीजन ऑर्डर है। वो फॉर्मेट भी नहीं है और उसको टेम्पलेट भी नहीं लगाया हुआ है। कुछ मराठी में, इंग्लिश में कम है, क्योंकि मुंबई में जब आया चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर तब उसको मैंने उसके कुछ इंग्लिश में दिए हैं, लेकिन पूरे के पूरे मेरा रीजन ऑर्डर है, हर एक का रीजन ऑर्डर है मेरा। तो रीजन ऑर्डर होने से होता है क्या कि जब ये नीचे पढ़ा जाता है तो उसके समझ में आता है इंफॉर्मेशन ऑफिसर को कि आरटीआई क्या है। अभी होता है क्या कि उनको कोई ट्रेनिंग नहीं है। जो सुनो नए जो लोग आते हैं इंफॉर्मेशन ऑफिसर करके, तो उनको बहुत सारों को तो ये पता भी नहीं होता है कि एक्ट क्या है, उनको पूरा ट्रेनिंग है नहीं। अभी मैंने 2 महीने पहले मंत्रालय में लेक्चर दिया था, तो मंत्रालय में जो इंफॉर्मेशन ऑफिसर थे उन्होंने बाद में लास्ट में मेरे को बोला कि हमको इतना तो कोई ऐसा इतना समझाया नहीं है एक्ट। तो होता ऐसा है कि जैसा कि हम कोर्ट में केसेस डालते हैं और सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का डिसीजन आता है, वो रीजन ऑर्डर रहता है, वो पढ़ के हमको समझता है कि इसका इस सेक्शन का क्या। पाटिल साहब आपने एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल मुद्दे को अभी बात छेड़ा है। तो सबसे पहले तो मैं चाहूंगा शैलेश गांधी जी बाद में बोलेंगे, लेकिन वेलनकर जी कहीं भाग गए थे थोड़ी देर के लिए, तो उन्होंने हाथ ऊपर किया है, तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ बात करें। बिल्कुल। एक ही क्वेश्चन पूछना है, रीजन खाली देने से चलेगा या जो रीजन दिया वो सामने वाले को एक्सेप्ट होना चाहिए, ये चाहिए आपको? क्योंकि रीजन खाली देने से चलने वाला है तो ये स्टैंडर्ड रीजन दे सकते हैं, अगर सामने वाले को वो एक्सेप्टेबल होना, ये अगर कंडीशन है तो आरटीआई खत्म हो जाएगा। इतना आपको बोल ही देता हूँ। नहीं हो सकता, हर एक एप्लीकेशन एसआईसी तक जाने पड़ेगी। अब हम कहिए, देखिए अभी ये आरटीआई का मुद्दा नहीं है। वेलनकर जी, विलास पाटिल जी, शैलेश जी 1 मिनट में बात कीजिए, उसके बाद हम संवाद की बात करेंगे, इंफॉर्मेशन कमीशन के साथ कैसे संवाद किया जाए, और ये जो हमारा डिले एंड डिस्चार्ज ऑफ ऑफिशियल ड्यूटीज एक्ट है उस पर हम कैसे आगे जाए। दो छोटे सुझाव रखना चाहूंगा। आरटीआई और दफ्तरी दिरंगाई का कानून, ये गलती से बन गए पार्लियामेंट और असेंबली से। अगर इसमें अमेंडमेंट की कुछ बात करेंगे तो ये कानून खत्म कर दिया जाएगा, बिकॉज सब लोग समझ गए कि ये बहुत पावरफुल कानून है। मेरा हिसाब तो ये है कि स्ट्रेटेजिकली हमें कोई अमेंडमेंट की ठीक है। नांगिया जी 1 मिनट में बात रखिए, उसके बाद हमें आगे क्या करना है उस पर जाएंगे, और उसके बाद कुछ लोगों के सवाल लेंगे कि ऐसा ना हो कि हम सिर्फ अपनी बात करते जाए और लोगों के सवालों के जवाब ना मिले। आरटीआई कट्टा का मतलब वो तो कभी भी नहीं था। नांगिया जी प्लीज बात कीजिए। विलास पाटिल जी ने एक बात कही, एक हाई कंट्रोवर्शियल बात कही कि साहब जो हमारा महाराष्ट्र का एक्ट था उसमें रीजन देने की जरूरत थी। एक्चुअली ये बड़ी सोची हुई चीज थी कि जब हमारा नेशनल एक्ट बना उसमें इस बात को खत्म कर दिया गया। रीजन देना जो था हम तब भी दिया करते थे, रीजन कोई जनरल गवर्नेंस मैटर के ऊपर इशू
उठाया करते थे, RTI करते थे महाराष्ट्र के अंदर, तो हम इन जनरल पब्लिक इंटरेस्ट दिया करते थे। वो भी एक हमारा एक कंकाउटेड एक रीजन होता था, वो जेन्युइन रीजन नहीं माना जाता था। तो एक बड़ी एक सोची समझी उसको अमेंडमेंट की बदलाव किया गया था उसमें पोस्ट प्रोविजन में कि अगर हमें रीजन देने की जरूरत नहीं है। हाँ नानकिया जी, अभी अभी हम इस पर बात नहीं करेंगे। अभी आज का हमारा जो मकसद है, लोकेश जी बात करेंगे, शैलेश जी बात करेंगे, विवेक जी बात करेंगे और झगड़े जी, ये सिर्फ 4 लोग बात करेंगे कि अभी हमें आगे कैसे जाना है, इतना ही। आगे वो RTI कानून हो या तो कमिश्नर के साथ संवाद रखना हो, ये भी 5 मिनट में हम खत्म करेंगे, उसके बाद लोगों के सवाल लेंगे। लोकेश जी बताइए, हमें आगे कैसे जाना चाहिए? मैं 2 चीजें पूछना चाहूंगा। पहला सवाल मेरी तरफ से है, वो ये है कि आज हमारे कमिश्नर्स की पोस्टिंग का स्टेटस क्या है महाराष्ट्र में? 5 कमिश्नर थे, बाकी सारे अभी तक भरे नहीं है, बाकी सारे खाली है। 5 कमिश्नर, एक चीफ को मिला के? नहीं, चीफ के साथ 5 है। चीफ प्लस 1 6 हो गए ना? नहीं, 11 होने चाहिए, 6 चीफ प्लस 4। सॉरी, चीफ प्लस 4। ओके, चीफ प्लस 4 तो 5 हो गया टोटल, तो काफी कमी है। अभी तो चीफ प्लस 10 हो सकते हैं। तो वही मैं स्टेटस इसलिए पूछ रहा था। और दूसरा, क्या अभी तक इतने सालों के एक्सपीरियंस में एंड नाउ ऑनलाइन हियरिंग की फैसिलिटी में क्या जरूरी है कि कमिश्नर्स अलग अलग जगह बैठे? क्योंकि ये मेरे दिमाग में मुद्दे आते हैं कि आप लोगों का क्या एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि अलग अलग स्टेशन में है। अगर वो नहीं है तो सेंटर में बैठने में क्या फर्क पड़ेगा? ये चीजें भी एक मुद्दा है सोचने का। क्योंकि अगर वो बॉम्बे में जहाँ भी उनका हेडक्वार्टर है वहाँ बैठे हैं, और ऑनलाइन अब तो चलता पूरा देश का, दिल्ली में है और दिल्ली से सब जगह जा रहा है, ताकि विदेशों में भी हो रही है अब तो कॉन्फ्रेंस। तो पॉइंट ये है कि अगर वो अलग अलग बैठे हैं तो अलग अलग उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो उस पर कितना कंट्रोल रहता है ऑफ इंडिविजुअल्स? बिकॉज आप बॉम्बे में बैठे हैं, आप नागपुर का भी सवाल पूछ सकते हैं, परंतु नागपुर का हेयरिंग होगा तो फिर वही आपको तकलीफ आएगी। तो ये भी एक मुद्दा सोचने का है। दूसरा, ये जो मैंने कहा कि इतने कम हैं आपके पास, 5 हैं, उसके ऊपर क्या किया गया है? इस इशू को हमने अपनी PIL में उठाया हुआ है। अभी हफ्ता पहले हमारा सेंटर ने एफिडेविट दिया कि हमने कंप्लायंस किया। ऑफ कोर्स इसे रॉन्ग कंप्लायंस, कोई 4 पॉइंट करने थे, एक ही IC अपॉइंट किया है। अभी आपकी तरफ से सबको पता होना चाहिए कि ऐसा PI चल रहा है कि महाराष्ट्र में कमी है, उसके ऊपर क्या दबाव डाला गया कि अपॉइंटमेंट। क्योंकि अब सीनियर लोगों को तो 2 चीज देखनी है, जैसे अभी शैलेश जी ने कहा, सेव RTI एट ऑल कॉस्ट, सी दैट इट डजंट गेट डाइल्यूटेड। दूसरा ये देखना है कि जो हमारे बाकी साथी हैं उनको अवेयरनेस कैसे की जाए, कंटिन्यू डूइंग, डोंट गेट डिसअपॉइंटेड। सो दीज आर द इश्यूज व्हिच वी नीड टू। लोकेश जी, इस पर हम बात करेंगे 1 मिनट में, क्योंकि जो आप बात कर रहे हैं कि इंफॉर्मेशन कमिश्नर की पोस्ट नहीं भरी जाती, तो सारी प्रोसेसेस कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन वो पहले कुछ और रीजन था, अभी कुछ और रीजन है, उसके बाद अमेंडमेंट्स आ गई, उसके बाद कोरोना आ गया, उसमें वो रुका हुआ है, तो उसमें हम अभी करेंगे। लेकिन अभी दिव्य ज्योति जी थोड़ी बात करना चाहते हैं, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे आगे क्या करना है और लोगों से सवाल लेंगे, क्योंकि हमें 1 घंटे में सब कुछ करना होता है। तो दिव्य ज्योति जी बताइए, आपका कुछ तो भी ऑब्जेक्शन था। हेलो। हाँ, हेलो। हाँ, मेरा ऑब्जेक्शन नहीं था, बस मैं शैलेश जी को ये बोल रहा था कि जो स्टाफ की जो कमी की बात है, वो सिर्फ गवर्नमेंट नहीं डिपार्टमेंट को काम करने देना चाहती है, इसलिए सिर्फ स्टाफ की कमी क्रिएट करती है। RTI का जवाब देना या फिर फर्स्ट अपील, सेकंड अपील का डिस्पोजल करना और ईमेल्स का जवाब देना, ये बहुत ही जरूरी है, ये पैरामाउंट है। ये सब जब तक ये सब इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स, PIOs इन सब चीजों को नहीं समझेंगे, तब तक एज ए जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इसको ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएगा। एक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट सी बात अभी एक और ये है कि नॉट ओनली अपॉइंटमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स बट द अपॉइंटमेंट ऑफ क्वालिटी इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स। जब शैलेश जी थे या इंफॉर्मेशन कमिश्नर, तो हम लोगों ने देखा दिल्ली में, महाराष्ट्र का मुझे आइडिया नहीं है, आई एम सॉरी कि अगर मैं महाराष्ट्र के किसी साथी को अगर ऑफेंड करूं, लेकिन शैलेश जी के बारे में जो मैं बोलता हूँ, जिससे जानता हूँ, शैलेश जी ने जिस तरह से डिस्पोजल किया है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में, उस तरह का और इंफॉर्मेशन कमिश्नर ने आज तक नहीं किया। तो एक ये भी बहुत जरूरी है कि जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स के 10 के 10 अगर पोस्ट भर दे और लेकिन वो डिस्पोजल अगर नहीं करें,
तो वो बहुत ही एक अलार्मिंग सी बात होगी। तो हम लोगों को ये भी देखना पड़ेगा कि जो भी इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स आए वो क्वालिटी के इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स आए, और उन लोगों के साथ भी कुछ साथ में कुछ संवाद कर सके, जिसके चलते उन लोगों को भी कुछ हम लोग जिससे डिस्पोजल और अच्छे से आसानी से बढ़ सके। तो ये खास करके देखिए महाराष्ट्र, ये झारखंड का मुझे याद है, झारखंड में एक समय में 10 के 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर हुआ करते थे। कुछ और भी राज्य थे जहां पर अच्छे नंबर में इंफॉर्मेशन कमिश्नर हुआ करते थे, लेकिन उनका डिस्पोजल महीने में 1 या 2 केसेस का होता था पर इंफॉर्मेशन कमिश्नर। तो वो सब का भी उस सब तरह से भी एक बहुत ही एक बैकलॉग जब क्रिएट होता है, और जब इंफॉर्मेशन कमिश्नर ठीक से काम नहीं करते हैं, तो एक बहुत ही एक डिससर्विस होता है एक आरटीआई मूवमेंट को। उसको भी हम लोग को एक टैकल करने के लिए सोचना होगा कि किस तरह से इसको हम लोग आगे बढ़ा सकें। ठीक है। अभी शैलेश जी और महेश झगड़े जी अभी हमें बताइए कि हमें आगे कैसे जाना है। 5 मिनट में हम आपसे बात सुनेंगे, उसके बाद 1 महीने का प्रोग्राम डिसाइड करेंगे कि हमें करना क्या है। हम लोग आप जो कहेंगे दोनों भी आपके साथ चलेंगे, लोकेश जी भी इसमें ये कर सकते हैं। और उसके बाद हम लोगों से सवाल लेंगे कि मैं ये नहीं चाहता कि लोग यहाँ आए और कुछ उनके सवालों का जवाब लिए बिना जाए। तो शैलेश जी पहले और उसके बाद में झगड़े साहब जी बात करेंगे। शैलेश जी। हाँ, खोल दिया आपका आवाज। कनेक्शन कट हो गया। आगे नहीं, मैंने आपकी आवाज खोल दिया, आप उसको बोल दीजिए, सुनाई दे रहा है। मैं वो आगे जो बात कर रहा था वो कट गई मेरी बीच में। हाँ। एक छोटा सा चीज मैं पाटिल साहब को कहना चाहूंगा। आर्टिकल 19(1) ने मुझे सूचना के अधिकार का अधिकार देता है। अगर मुझे कारण देना पड़ेगा सूचना लेने के लिए, तो मुझे बोलने के लिए भी कारण देना पड़ेगा, पब्लिश करने के लिए भी कारण देना पड़ेगा। इसके अलावा मैं ये सुझाव दे रहा हूं कि दफ्तरी दिरंगाई के कानून पे झगड़े साहब, मैं, पाटिल साहब, लोकेश बत्रा और कोई भी हो सकता है, हम 5 लोग डिस्कस करें। दूसरा एक ऐसे ही हम लोग कॉन्फ्रेंस रख लें और कैसे इसको आगे ले जाना। और इसीलिए मैं कह रहा था महेश झगड़े साहब या पाटिल साहब इसके लिए ज्यादा ढंग से बता सकेंगे। उनको इंटरनल वर्किंग पता है सरकार की कुछ हद तक, कैसे कहाँ पे प्रेशर लगाए तो कुछ होगा। कानून तो है और कानून फॉलो करना तो जरूरी है। दूसरा, सुनील अय्या अगर करने की तैयारी करे कि वो बहुत पब्लिकली मोटिवेटेड आदमी है, मेरा सुझाव ये है हम 10-15 केस जमा करें दफ्तरी दिरंगाई के कानून के नॉन कंप्लायंस के, और हाईकोर्ट में लेके जाएं और कहें कि ये सरकार कैसे इस कानून को बिल्कुल नकार सकती है। नो गवर्नमेंट कैन रिफ्यूज टू ओबे अ लॉ। वो चीफ मिनिस्टर हो, गवर्नर हो, प्रेसिडेंट हो ऑफ इंडिया, कानून की अवहेलना करना किसी के हाथ में नहीं है। और मेरे हिसाब से वो करके हम शायद कुछ कर सकते हैं। तो अगर सुनील अय्या भी अगर साथ दें तो बहुत अच्छा रहेगा। आरटीआई में तो मुझे पता नहीं कैसे करना, मगर कमिश्नर्स को जोर देना पड़ेगा कि वो हियरिंग शुरू करें। सैलरी ले रहे हैं तो उन्हें काम भी करना चाहिए। और दूसरा कि डिस्पोजल बढ़ाएं। ये दोनों चीज मैं बोलते होता नहीं है। शैलेश जी, बहुत अच्छा लगा कि आज आप मेरी लैंग्वेज बोलने लगे। पगार लिया है तो काम करना पड़ेगा, तो मैं बहुत खुश हूँ। अब मैं विलास पाटिल जी और महेश झगड़े जी से बात करूंगा कि वो अपनी बात रखे, और अगले महीने में आप 4-5 लोग मिलाकर हमें बताइए कि करना क्या है। हम लोग उस तरह के शुरू करेंगे। PIL करना है, एप्लीकेशन देने है, किसी से मिलना है या कुछ करना है। वेलनकर जी को भी आप आपके साथ ले सकते हैं, वो भी महाराष्ट्र के बारे में बहुत सारी जानकारी रखते हैं। तो झगड़े साहब। नहीं, मेरे जैसे कि शैलेश जी ने कहा कि मेरे सिर्फ 2 सुझाव है। उनके सुझाव पर नंबर कि उसको ऑपरेशनलाइज कैसे किया जाए, इन्होंने जो सुझाव दिए हैं। एक तो जो ऑनलाइन या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अगर अपील होना है, तो मुझे लगता है कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर से इमीडिएटली आफ्टर कोविड जो लॉकडाउन होता है, हम जाके मिलेंगे उनका ये करके, और उनको बताएंगे कि उनकी भी सहूलियत कैसी होगी, लोगों का भी जो ऑफिसर्स है उनका भी टाइम कैसा बचेगा, और जो एप्लीकेंट्स है, एपेलेंट्स है, उनके भी कैसे सहूलियत मिलेगी हमको। जबकि उनको बहुत कन्विंस करेंगे उनको, मुझे लगता है कि वो कन्विंस होंगे। उसमें कोई ऐसा और कोई टेक्निकल इश्यूज है तो वी विल आल्सो डिस्कस थ्रेड पर, वो तो करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, अभी ये जो दफ्तर दिरंगाई के बारे में शैलेश जी ने बताया,
मुझे लगता है कि सिमिलरली ये कोविड के बाद ट्राई करके सीएम साहब से और चीफ सेक्रेटरी से मिलके हमको बताना पड़ेगा कि हम आपका सहयोग करने के लिए, आपका फंक्शनिंग अच्छा करने के लिए, सीएम साहब तो चाहते हैं कि महाराष्ट्र का भला हो, उनकी सरकार का बड़ा नाम हो, तो वो नाम करने के लिए, वो बड़ा करने के लिए, और लोगों के, उनका तो बहुत दिल में है कि लोगों को बहुत अच्छी वो कुछ सेवाएं दे, तो उसके लिए कुछ सुझाव है वो हम जाके मिलेंगे। 5 मिनट्स 10 मिनट्स का अगर टाइम मिला तो उनको डेफिनेट उनको ये करेंगे, और उसके पहले फिर अगर जब टाइम देते हैं उसके पहले हम 5-6 लोग मिलके क्या क्या सुझाव देना है उनको बताएंगे। मुझे लगता है कि वो चीजें किया तो हम थोड़ा बहुत कुछ आगे लेके जाने जैसा है, ये मेरे सुझाव। ठीक है, अभी एक तो तय हो गया कि 4-5 लोगों की एक मीटिंग होगी जिसमें शैलेश जी रहेंगे, महेश जी रहेंगे, विलास पाटिल जी रहेंगे, लोकेश बात्रा रहेंगे, और अगर वो लोग किसी को लेते तो वो रहेंगे। अभी ये तय होगा कि अभी हमें करना आगे क्या है, कैसे जाना है वगैरह, ये तो अगले महीने में हम करेंगे। अब थोड़ा सा भास्कर प्रभु कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन भास्कर प्रभु अभी आप बात करेंगे 1 मिनट, लेकिन उसके बाद हम लोगों से सवाल लेंगे, क्योंकि मेरे आरटीआई कट्टा का पहला मकसद है कि लोगों के सवालों का जवाब मिले। हमारा आरटीआई एक्टिविज्म तो आगे चलता रहेगा, लेकिन उनके सवालों का जवाब मिलना मुझे ज्यादा जरूर लगता है। तो भास्कर जी 1 मिनट प्लीज। थैंक यू, मुझे 1 मिनट दिया। बीच में ऑडियो इधर कट हो जाता है, तो मुझे ये लगता है कि हमें ये पहले देखना चाहिए कि हमारे एक्ट में इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स को टाइम लिमिट नहीं दिया है कि डिस्पोजल ऑफ कब करें, लेकिन कर्नाटका हाई कोर्ट ने ऑलरेडी एक डिसीजन दिया है कि उन्होंने मैक्सिमम 45 दिन में, जब फर्स्ट अपील को 45 दिन दिया गया है, तो कर्नाटका हाई कोर्ट हैज गिवन एन ऑर्डर दैट 45 दिन ही समझा जा सकता है कि सेकंड अपील भी क्लियर होना चाहिए। तो हमारी एक डिमांड ये रहनी चाहिए अंडर 1910 के हिसाब में, चाहे कुछ भी हो वो एक दिन तय करे, 45, 90 या 180 दिन, कम से कम एक एप्लीकेंट को पता चलेगा कि भाई मेरा 180 दिन में तो मैक्सिमम, या 90 दिन में मैक्सिमम, या 45 दिन में मैक्सिमम सुनवाई होगी। सही गलत वो आगे की बात है। दूसरी जो बात है कि इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स लोकेश बत्रा जी ने कहा कि एक ही जगह में बैठ के भी कर सकते हैं। शायद मैं अकेला ही था महाराष्ट्र में कि कह रहा था कि सभी इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स एक ही जगह में बैठना चाहिए, लेकिन बहुत ही महाराष्ट्र के लोगों को ऐसा लगता था कि नहीं, अलग अलग जगह में बैठने से बहुत अच्छा होगा, लेकिन एक प्रेशर गिरता है एक ही जगह में बैठने से। तो मुझे लगता है कि वो भी एक सोच हम कर सकते हैं। दूसरी जो बात है दफ्तर दिलाएंगे के बारे में, लोगों तक हमने बहुत कुछ पहुंचाया है, लेकिन विजय कुमार जी ने जो कहा है कुछ 1-2 चीजें जो है, जो अकाउंटेबिलिटी सिस्टम ही नहीं है, उस दफ्तर दिरंगाई को हम एक डिमांड हम कर सके कि भाई अकाउंटेबिलिटी सिस्टम आए, तो ये महाराष्ट्र में बहुत अच्छा एक एक्ट जो एग्जाम्पल लेके पूरे देश में भी आ सकता है। ये 3 चीजें। चौथी जो चीज है कि जैसे राजस्थान ने जन सूचना पोर्टल जो बनाया है, उस पोर्टल के तहत सभी महाराष्ट्र के पोर्टल्स उसको लिंकिंग होना चाहिए, ऐसे मैं कहता हूँ। ये इतना ही बात मैं कह के समाप्त करता हूँ। धन्यवाद विजय कुमार जी, और आपने लिया है बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। और मैं अभी सब लोगों से बोलना चाहूंगा कि जो आरटीआई कट्टा का मकसद है, अभी किसी के कुछ अपने आरटीआई के बारे में, हाँ लोकेश जी आप कुछ बोलना चाहते हैं प्लीज। डिस्कशन में कि कैसे प्रेशर डाला जाए ऑनलाइन स्टार्ट करने का, आपसे बात करते करते ही मैंने दिल्ली के चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के द्वारा जो मिनट्स बने थे उस मीटिंग के, पहले तो न्यूज भेजी थी, अभी मिनट्स भी आप लोगों के पास पहुंच गए इतने पिछले 15 मिनट में। तो वी हैव टू हैव, मेरा कहने का मतलब ये हमारा लाइसेंस कमीशन का ऐसा होना चाहिए, टाइम बाउंड हो। अभी मैंने उनसे बात किया कि यहाँ चर्चा चल रही है, अभी उनके IT वाला जो कंसर्न ज्वाइंट सेक्रेटरी ने उनको मिनट्स भेजे, और मैंने आपको जो भी मेरे व्हाट्सएप में आप सब में से पहुंच चुके हैं, तो आप इसी मिनट्स का प्रेशर लेके प्रेशर डालिएगा कमीशन पे। आप लोगों से चर्चा हुई थी, नाउ यू हैव द मिनट्स ऑफ द कमीशन मीटिंग विद द स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन। थैंक यू। थैंक यू। अभी झगड़े साहब को अभी जाना है, तो लेकिन अभी लोगों से सवाल लेंगे। आप तक किसी को कोई सवाल है उनका आरटीआई वगैरह के बारे में
प्लीज आप हाथ ऊपर कीजिए तो मुझे पता लगेगा कि आप बात करना चाहते हैं, और उनके आरटीआई को पर हम डिस्कस करेंगे अभी। हाँ सचिन बोलिए। सर नमस्कार. भूमी अभिलेखन खात्यामध्ये आपण जेव्हाही आरटीआयचा एखादा ऍप्लिकेशन किंवा अर्ज करतो, तर भूमी अभिलेखन खात्यामध्ये प्रत्येक वेळेस हा कागद गहाळ झाला, तो कागद गहाळ झाला, अशा प्रकारची उत्तरं येतात. पण भूमी अभिलेखन खात्यामध्ये नागरिकांना स्वतःचीच माहिती असते, शेतीचे कागदपत्र, फेरफार. तर त्याच्यामध्ये कलम 4चा उपयोग काय करतच नाहीत हे भूमी अभिलेखन खाते. तर त्याच्याबद्दल काय सांगू शकता तुम्ही? पहिली गोष्ट म्हणजे कुठल्याही माहिती अधिकार कायद्यामध्ये आढळ झाला नाही वगैरे असं लिहून देणे चुकीचं आहे. कारण जी माहिती कायद्याने त्या कार्यालयात असायला पाहिजे, जो इन्फॉर्मेशन कानून के हिसाब से उसके ऑफिस में होनी चाहिए वो होनी ही चाहिए. वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही, ये कोई जवाब नहीं हो सकता. इसके बारे में हाईकोर्ट का एक डिसीजन भी आ चुका है कि अगर कोई अधिकारी ऐसे लिख कर देता है कि इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है तो उसको तुरंत चाहिए को एफआईआर करे. तो आप पहले तो जिसने आपको ये लिख कर दिया है कि इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है, तो वहां लिखिए कि अगर आपके ऑफिस में इंफॉर्मेशन नहीं है तो आपने एफआईआर नहीं किया क्या. अगर किया नहीं है उन्होंने तो आप भी एफआईआर कर सकते हैं. हमारे यहाँ शैलेश लांडगे जी बैठे, उन्होंने खुद एफआईआर किया है. थोड़ा दिक्कत आती है लेकिन ये हो जाता है. तो आप कोशिश कीजिए. और सेक्शन 4 के बारे में कभी एक खास सेक्शन 4 पे मीटिंग रखेंगे, क्योंकि उस पर 1 मिनट में बोलना थोड़ा मुश्किल है. कोई भी नहीं चाहता कि सेक्शन 4 ठीक से इम्प्लीमेंट हो. तो कृपया आप इतना कर दीजिए कि आप एफआईआर के बारे में उस ऑफिस को लिखिए. और कोई, और किसी को कुछ पूछना है? मेरा ही प्रॉब्लम हो रहा है. मोहम्मद भाई कहाँ गए? हाँ मोहम्मद भाई. हाँ, मैं ये समझता हूँ कि इंफॉर्मेशन कमीशन में एक चीज लागू होना चाहिए कि जो इंटीमेशन ऑफ हियरिंग है वो अगर ईमेल आईडी से भेजें, और इन एडिशन टू द पोस्टल थिंग, क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं कि कोई भी कारण से इंटीमेशन जो हियरिंग का होता है वो कभी पोस्टल डिले की वजह से नहीं मिलता है या कभी बाद में भी मिलता है. तो साइमल्टेनियसली पोस्टल इंटीमेशन के अलावा अगर ईमेल आईडी पे भी अगर हियरिंग का इंटीमेशन दी जाए तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा होगा. ठीक है, वो बात अलग है. अभी हम लोगों से सवाल रहे. तेजस क्यों कुठे? तेजस, आणखी कुणाचा काय प्रश्न आहे? दिनेश माहुरे विचारा. हॅलो 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 हॅलो. हा तेजस कुठे आहे? तेजस, अरे प्रश्न मगाशी विचारणारे कुठे गेले सगळे? हा सचिन बोला. सर माहिती अधिकाऱ्यात आपण कार्य करता, म्हणजे प्रत्येक वेळेस सामान्य नागरिक जेव्हा हिअरिंगला जातात तेव्हा प्रथम अपील अधिकाऱ्याकडून एक वेगळी वागणूक दिली जाते. म्हणजे सपोज तिथे ते खुर्चीवर बसलेले असतात आणि हिअरिंग किती मिनिटं चालू असते. तिथे ज्येष्ठ नागरिक असतात, सामान्य नागरिक असतात, किंवा माझ्यासारखे तरुण असतात काही काही. पण ते प्रथम अपील अधिकारी काही काही ठिकाणी अशी वागणूक देतात की जशी ती माहिती मागतात ते एक प्रकारे गुन्हेगार असेल आणि बराच वेळ उभा ठेवतात. तर त्याच्याबद्दल काही नियम आहेत का? सुनावणी कशा प्रकारे असावी? सचिन, असे नियम नाहीये. फक्त याच्यामध्ये एकच गोष्ट नेहमीची सांगतो जी आपण लक्षात ठेवली पाहिजे, की जसं शैलेशजी मगाशी म्हणाले की आपण या देशाचे मालक आहोत, कमिशनर सह सगळे यांना आपण पगार देतोय, त्याच्यामुळे आपण तिथं असं कमकुवत राहणं हे चुकीचं आहे. थोडस भांडायला शिकलं पाहिजे. आपण मालकांनी, आता अगदी हा शब्द फार योग्य नाही, पण मालकांनी नोकराशी कसं वागावं, ठीक आहे, सभ्यतेने वागावं, त्याचा आदर करावा, परंतु आपला अपमान नोकराने करू नये एवढी काळजी आपणच घ्यायची असते. याच्यात कुठलाही स्ट्रिक्ट आणि फास्ट असा नियम नाही. आपला मान हा आपणच मिळवावा लागेल. तो काही तुम्हाला मागे मला मान द्या माझा सन्मान ठेवा असं म्हणून कोणी काही तुमचा सन्मान ठेवणार नाहीये. त्याच्यामुळे ते तुमचं तुम्हाला करावं लागेल. आणखी काही कुणाचं? हॅलो, मला वाटतं सगळ्यांचे प्रश्न संपलेले आहेत किंवा सगळ्यांच्या प्रश्नाची उत्तरे मिळालेली आहेत. हॅलो, कोणीतरी हात वर केलाय? कोणी केलाय? अरे सचिन, एकाच इतक्या वेळा ऐकल्यानंतर बाकीच्यांचे प्रश्न संपले की काय असं होईल? बोला तरी पण.
सर माहितीच्या अधिकारात जेव्हा सुनावणी असते तेव्हा एकच माहिती अधिकाराची सुनावणी एकाच वेळी सगळ्यांची असतात, कारण की असं घडलेलं आहे. माझ्या लक्षात नाही आलं. म्हणजे समजा तुम्ही माहितीचा अधिकार दाखल केलाय, तुमची प्रथम अपील अधिकाराची सुनावणी आहे, माझी प्रथम अधिकाराची सुनावणी आहे, दोघांना एक गेट टुगेदर घेऊन अशी सुनावणी अशा प्रकारे कुठे कुठे होते. तर हे कायद्याशी निगडीत आहे असं, की असं व्हायला पाहिजे की नाही व्हायला पाहिजे? वेलणकरजी द्या उत्तर. ते काय आहे त्यांचं म्हणणं असं वाटतंय मला की सगळ्यांना एकाच वेळेला बोलवून ठेवतात, 4-5 अपील असली तरी 11 वाजताची वेळ सगळ्यांना, आणि मग काही लोकांना बसून राहावं लागतं. असंच म्हणायचं ना तुम्हाला? काय सर नाही कळालं मला, आवाज ब्रेक झाला. कसं आहे की अपील पहिल्या अपीलाचे हिअरिंग लावताना सगळ्यांना एका वेळेला बोलवतात, 5 लोक 4 लोक सगळे 11 वाजल्यापासून येऊन बसतात आणि मग शेवटच्या माणसाचं हिअरिंग व्हायला 1 वाजतो. असंच आहे ना सर? पण जेव्हा हिअरिंगचा जो मेन सभागृह असतो तुम्हाला म्हणायचंय का? हो हो सर, हो सर. आता बेसिकली त्यांनी टायमिंग दिलं पाहिजे, एकाला 11, एकाला 11:15, एकाला 11:30, 15-20 मिनिटाच्या फरकाने जर दिली तर लोकांचाही वेळ वाचेल आणि त्यांचाही वाचेल. आता याच्यात प्रॉब्लेम काय येतो सांगतो. हे सगळीकडे असं का करतात, तर काही वेळा लोक पण जात नाही. हिअरिंगचा माणूस 11:30ला पोहोचतो आणि मग त्यांची सगळी यंत्रणा ही नुसती बसून राहते. तसं व्हायला नको म्हणूनही काही वेळा असं केलं जातं. त्यामुळे फॉल्ट्स आहेत ना ते दोन्ही साईडनी आहेत. त्यामुळं ह्याला काही असं सोल्युशन कायद्यात तर नाहीच नाही, अशा प्रोसिजर्स पण कुठं घालून दिलेले नाहीत की असे स्टॅगर्ड करावं. पण ही एक प्रथा किंवा माणुसकीच्या दृष्टीने एका वेळेला एक टाइम जास्ती असतं 2 लोकांना देण्यात यावा ना, अर्ध्या तासाचा गॅप ठेवावा, अशी एक स्टँडर्ड प्रोसिजर असायला हरकत नाही. पण आज रोजी अशी काही कायद्यात काही नाहीये. बर, आता टेक्निकली समोरून हात करणं कुणाला थोडंसं अवघड जात आहे असं दिसतं, कारण 11:30 वाजून गेले, आपली वेळ संपत आलेली आहे. तरी कुणाला जर काही शेवटचा प्रश्न विचारायचा असेल तर त्यांनी कॅमेरा समोर हात करा. त्यांना तेवढा एक 2 प्रश्न घेतल्यानंतर आपण आज थांबूया. हॅलो, हा राकेश पेडणेकर आहो, कधीपासून मी तेच विचारतोय तुम्हाला. बोला बोला. चालू करतो. आवाज येतोय? हा येतोय, बोला. आपल्या जे महाराष्ट्रात जे रेल्वेची जागा आहे त्या रेल्वेच्या जागेवर ना अनधिकृतरित्या आणि दूषित पाण्यावर भाजी बनते आणि ही भाजी खूप विषारी आहे. म्हणजे आपण ती टेस्ट केली, सगळं केलं. प्रत्येक गव्हर्नमेंटला म्हणजे आपल्या रेल्वे प्रशासनाला पंतप्रधानांपर्यंत आपण त्यांना कंप्लेंट केलेल्या आहेत. RTI मार्फत आपल्याला उत्तरं आलेली आहेत की असे जे रेल्वे प्रशासन आहे हे फक्त एका वर्षाला त्या जागेतनं 9 लाख रुपये मिळवतं आणि टोटल जागा आहे 450 एकर. पण याच्यात कुठलीच कारवाई ना छोट्या माणसांकडनं होत, हे पंतप्रधानांपर्यंत होत. ह्या संदर्भात मला कोणी मार्गदर्शन करेल? याच्यामध्ये पेडणेकर साहेब तुम्हाला 2 गोष्टी करता येतील. तुम्ही जे आता सांगितलं त्यानुसार तुम्ही बऱ्याच जणांना अर्ज लिहिलेले आहेत, तर त्या अर्जावर काय कारवाई केली, कारवाई कुणाची, थोडक्यात म्हणजे तुमच्या अर्जाचा स्टेटस या संदर्भात तुम्हाला माहिती मागता येईल आणि त्या लोकांकडून तुम्हाला तशी माहिती मिळाल्यानंतर कुणावर कारवाई करायची हे ठरवता येईल तुम्हाला. पण त्याच्या आधी काय झालंय, सॉरी डिस्टर्ब करतो तुम्हाला. आपण महाराष्ट्रात म्हणत होते की आपण पूर्ण सगळे स्मार्ट बनवू, म्हणून फर्स्ट टाइम मी ट्राय केलं की आपण स्मार्टरित्या सगळ्यांना ईमेल पाठवू. सगळ्यांना ईमेल पाठवलं व्हॅलिड ईमेल आयडीज वर, पण त्याच्या एकाही ईमेलचं उत्तर फक्त रेल्वे मंत्रालयात आलं, बाकी कुठल्याही प्रशासनाच्या कार्यालयात मला हो. मग तेच पेडणेकर साहेब तुम्हाला मी तेच सांगितलं, उत्तर देणार नाही, उत्तर मागावं लागेल. तर तुमच्या ईमेलला किंवा तुमच्या अर्जाला काय उत्तर दिलंय याचं स्टेटस फॉर्मॅटमध्ये, तो स्टेटस फॉर्मॅट माझ्या फेसबुक पेजवरही उपलब्ध आहे. त्याच्यामध्ये माझ्या या अर्जावर काय काय कारवाई करण्यात आली ही माहिती तुम्ही मागू शकता आणि ती मागा. आणखी कुणाला काय विचारायचं आहे? साहेब, तळेकर साहेब तुम्हाला काही बोलायचं आहे का? तुमचा आवाज मध्येच येतोय तळेकर साहेब. हा, अरे दर्शन मगाशी सांगत होतो बोला म्हणून, बोला लवकर. बोला सर. मी आमच्या नाशिक DT अपील सर. हॅलो, हा बोला ना. DT अपील नाशिक येते सर. तिथं 2-3 वर्षापर्यंत अपील DT अपील पेंडिंग असते सर. त्याच्यावर काय अटीसाठी आहे?
जसं जोडपत्राला 30 दिवस आहे, जोडपत्राला आपण 45 दिवसात निकाली पाहिजे 45 दिवसात. तसं जोडपत्रकाला आहे का सर? तसंच काय द्वितीय अपील? नाही, तुमचा प्रश्नच अजून मलाही कळाला नाही. जसं सर आता जोडपत्र आहे, जोडपत्र आहे त्याला 30 दिवस द्यायला पाहिजे. एक मिनिट जरा, एक मिनिट थांबा, मी तुम्हाला आणि जोडपत्र ब आहे त्याला मग आपण अपील सुनावणी पहिली प्रथम अपील करतो. प्रथम अपीलवर 45 दिवसांनी खाली निघायला पाहिजे अर्ज अपील होऊन. जसं द्वितीय अपील करतो, द्वितीय अपीलला सर 90 दिवसच्या अट आहे ना, तिथं 3-3, 4-4 वर्षापर्यंत द्वितीय अपील पेंडिंग असते सर. त्या पेंडिंग वर सर असं काही नियम नाहीये. जसं भास्कर प्रभूंनी मगाशी सांगितलं तसं एक हायकोर्टाचा एक निर्णय आहे, पण त्या निर्णयानुसार सगळी अजून कुठेही कारवाई होत नाही. तर 2 ते 4 वर्ष महाराष्ट्राचा किमान पिरियड हा राहिलेला आहे आणि तेवढा वेळ आता लागतोच. त्याच्यावर आता सगळ्यांचं जे आता मगाशी आपलं डिस्कशन चालू होतं की माहिती आयोगावर प्रेशर आणणं, त्यांना ऑनलाईन निर्णय घ्यायला भाग पाडणं, हाच याच्यावरचा एक उपाय आहे. मला वाटतं आता खूप वेळ झालेला आहे, आपण थांबावं. बाकी बरेच जण निघून गेलेले आहेत. विलास पाटील साहेब, आपण आवर्जून उपस्थित राहिलात. झगडे साहेब, गांधी साहेब, कमोडोर बात्रा साहेब, दिव्यज्योती आणि असे सगळेच आमचे जे नेहमीचे उपस्थित असतात तेही उपस्थित, वेलणकर साहेब उपस्थित राहिले, त्याबद्दल मी सगळ्यांचे आभार मानतो. आणि आजचा कट्टा आपण आज इथं थांबवतोय, परंतु दर गुरुवारी हा कट्टा नियमितपणे होईल. प्रत्येक वेळेला काय असं वेगळं आपल्याला डिसाईड करावं लागणार नाही. प्रत्येक वेळा आपण लोकांचे प्रश्न घेऊ आणि त्या पद्धतीने आपण पुढे जात राहू. तोपर्यंत सर्वांचेच या कट्ट्यावर उपस्थित राहिल्याबद्दल धन्यवाद.